नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके लिए जीके का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल काल। मुगल काल से शुरू करते हैं। बाबर और हुमायूं, इसका शासनकाल जो था 1526 से 1556 ईस्वी के बीच में था। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल वंश की स्थापना। तैमूर ने मध्य एशिया के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 14वीं सदी में किया था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य विघटित हो गया और उसमें अनेक छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ। तैमूर वंशजों में बाबर भी एक था, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। बाबर का पैतृक राज्य फरगना था। मध्य एशिया के उज़्बेक शासकों ने लंबे संघर्ष के बाद बाबर को फरगना से निकाल दिया। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल का राज्य जीत लिया और कुछ समय बाद कंधार और समरकंद की विजय में भी सफल हुआ। हालांकि ये दोनों ही विजय क्षणिक सिद्ध हुई। तत्पश्चात बाबर ने दक्षिण पूर्व की ओर अर्थात हमारे भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। तो आइए बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक था। तो बाबर को भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कहा जाता था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है, अतः जहीरुद्दीन मुहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया तथा बाद में उसका यही नाम प्रचलित हो गया। बाबर के पिता तैमूर वंशज थे और माता मंगोल वंशज थी। इस प्रकार उसमें यानी बाबर में तुर्कों एवं मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश पुकारा गया। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट, बाबर ने अपने फरगना के शासन काल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर का काबुल और गजनी पर अधिकार हो गया और 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। पादशाह से पूर्व उसका उपाधि क्या था? मिर्जा की उपाधि था। अब आइए जानते हैं बाबर के भारत पर आक्रमण का क्या कारण था। तो बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय, शक्तिशाली सफवी तथा उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था। और भी कारण है। बाबर की भारत विजय की
आकांक्षा का एक कारण यह भी था कि काबुल से बहुत मामूली आमदनी होती थी, जिससे सेना की ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। इसीलिए धन की लालसा के कारण उसने भारत का रुख किया। और भी कारण है। बाबर के भारत पर आक्रमण का एक अन्य कारण भारत में अवसर की उपलब्धता भी था। बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत परस्पर प्रतिद्वंदिता रखने वाले अनेक राज्यों में विभक्त था। देश में कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी और प्रभुत्व के लिए संघर्ष चल रहा था। भारत किसी शत्रु का जो कि अपने लिए साम्राज्य बनाने का साहस और महत्वाकांक्षा रखता हो, संगठित रूप से सामना करने की स्थिति में नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक आइए, बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1518 से 1519 ईस्वी में यूसुफजाइयों जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजार और भेरा को अपने अधिकार में लिया। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि इस किले को जीतने में उसने बारूद एवं तोपों का प्रयोग किया था। 1519 ईस्वी में बाबर ने खैबर दर्रे को पार किया, किंतु बाबर जल्द ही पेशावर से वापस लौट गया। नेक्स्ट है, 1520 ईस्वी में बाबर ने बाजार और भेरा को पुनः जीता, साथ ही सियालकोट एवं सैयदपुर को भी अपने अधिकार में कर लिया। 1524 ईस्वी में बाबर के पेशावर अभियान के समय बाबर को इब्राहिम लोदी व दौलत खान के मध्य मतभेद की खबर मिली, जिसके कारण दौलत खान, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, ने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेश भिजवाया। संभवतः इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य भीषण युद्ध लड़ा गया। अंततः युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। नेक्स्ट है, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। बाबर ने तुलगमा युद्ध का प्रयोग उज़्बेकों से ग्रहण किया था। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था। इस पद्धति में दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर तोप को रखकर चलाया जाता था। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक दो युग अधिकारियों ने किया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार से भारत में अफगानों की शक्ति क्षीण हो गई। युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा सहित लोधी साम्राज्य के समस्त भागों में बाबर ने अधिकार कर लिया। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। अपनी इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। इस युद्ध में विजय का श्रेय बाबर ने अपने धनुर्धारियों को दिया। नेक्स्ट युद्ध था खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा युद्ध का मुख्य कारण बाबर का पानीपत युद्ध के पश्चात भारत में रहने का निश्चय था। राणा सांगा की धारणा थी कि बाबर भी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की भांति देश को लूटकर वापस चला जाएगा। संभवतः इसी कारण उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया था। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच
युद्ध आरंभ हुआ। खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमगा कर अथवा व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया। बाबर का और अन्य अभियान जो है जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुआ तथा हजारों की संख्या में राजपूतों का कत्ल किया गया। यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने हेतु सहायक सिद्ध हुई। नेक्स्ट है बाबर ने मई 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। बाबर ने मई 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। इन युद्धों के पश्चात बाबर का भारत पर अस्थायी रूप से अधिकार हो गया। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदखसा से बिहार तक फैला था, जिसमें काबुल, पंजाब व आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। अब आइए बाबर की मृत्यु। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। बाबर केवल 4 वर्ष भारत पर शासन कर सका। बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया, किंतु बाद में बाबर की अंतिम इच्छानुसार उसका शव काबुल से जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। नेक्स्ट है बाबर का मूल्यांकन। बाबर योग्य शासक, कुशल सेनापति और महत्वाकांक्षी बादशाह था। बाबर कुषाणों के बाद ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल एवं कंधार को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखा। बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपखाने और युद्ध की नई तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन पूछता है, बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपखाने और युद्ध की नई तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज-ए-बाबरी का शुभारंभ किया। इसमें जितना स्टार वाला है सो वेरी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है बाबर अपने साथ 2 महत्वपूर्ण खेल भारत लाया, जिसमें गंजीफा यानी ताश का खेल, इश्कबाजी यानी कबूतरों का खेल था। इश्कबाजी उसका प्रिय खेल था। किसका? बाबर का। बाबर ने एक नए तरह के छंद मुबैयान का सृजन किया। अलंकार शास्त्र पर रिसाल-ए-उसज नामक पुस्तक लिखी और खत-ए-बाबरी नाम से एक नई शैली प्रारंभ की। पद की रचनाओं में उसके द्वारा किया गया संकलन दीवान था, जो तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता था। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। उसने तुर्की भाषा में आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी की रचना की। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया, जिसे नूर-ए-अफगान यानी नूरे अफगान कहा जाता था, परंतु अब इसे
आराम बाग कहा जाता है। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था। एक बाबर नामा है जो बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की इस कृति को तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद पांडा खान तथा अब्दुल रहीम खाना ने फारसी और श्रीमती बेबरीज ने अंग्रेजी में किया। बाबर प्रकृति प्रेमी था और भारत की जलवायु का वर्णन भी करता है, लेकिन कहता है कि यहाँ नदियों और पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। इस पुस्तक में उसने 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात व बहमनी तथा 2 हिंदू राज्य विजयनगर व मेवाड़ का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। बाबर लिखता है कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं हैं, यहाँ अक्लमंदी और प्रतिभा दुर्लभ है, कला और दस्तकारी पिछड़ी हुई है। संभवतः बाबर की यह राय समाज के पिछड़े वर्ग के बारे में है। इसको पूरे हिंदुस्तानी समाज पर लागू करना तर्कसंगत नहीं है। बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यह सोने चांदी की अथाह संपत्ति है। बाबर ने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। नेक्स्ट शासक आया हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 40 तक था और उसके बाद 1555 से 56 तक था। तो आइए हुमायूं के बारे में जानते हैं। हुमायूं का जन्म महाम बेगम बाबर की पत्नी के गर्भ से 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने 4 पुत्रों में से हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हुमायूं 12 वर्ष की आयु में बदख्शां का सूबेदार बना था। हुमायूं का राज्याभिषेक 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 22 वर्ष की आयु में कहाँ हुआ था? आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों को भूप्रदेश प्रदान किया, जिनमें अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात और कामरान को काबुल और कंधार दिया। बाद में असंतुष्ट कामरान ने लाहौर और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां जो हैं, राज्याभिषेक के बाद हुमायूं को अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कालांतर में उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे, क्योंकि वे बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए प्रयत्नशील थे। बाबर अपने साम्राज्य को संगठित करने और उसकी उचित शासन व्यवस्था करने में सफल नहीं हुआ था। मिल्सन ने लिखा है, जब उसकी बाबर नेल्सन ने लिखा है, जब उसकी बाबर मृत्यु हुई तो पूर्वकालीन मुसलमान राजवंशों की भांति मुगल राजवंश की जड़ें भी भारतीय भूमि पर जम नहीं सकी थी। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ निम्नवत थी। साम्राज्य का विभाजन। हुमायूं का अपने भाइयों को साम्राज्य में हिस्सा देना उसकी प्रारंभिक भूलों में सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। रिक्त राजकोष। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात वहां के राजकोष को खुले हाथों अपने सैनिकों में वितरित किया। पानीपत के युद्ध की विजय के बाद काबुल की जनता को चांदी के सिक्के वितरित किए गए। परिणाम स्वरूप बाबर की इस अपव्ययी नीति के कारण
नीति के कारण राजकोष खाली हो गया। हुमायूं ने भी शासक बनने के पश्चात आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया और न ही धन का अपव्यय रोकने में प्रयास किया। परिणामतः साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया। राजपूत समस्या। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया था। बाबर के अंतिम समय में राजपूत पुनः संगठित होने लगे। इस बार राजपूतों का नेता राणा सांगा का पुत्र रतन सिंह था, जो मुगलों को भारत से निष्कासित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अफगान समस्या। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों में अफगान समस्या सर्वप्रमुख थी। राजपूतों के साथ साथ अफगान सरदार भी पुनः अपना राज्य प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। पानीपत के युद्ध में यद्यपि इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, वह मारा गया था, किंतु इससे अफगान शक्ति का उन्मूलन नहीं हुआ। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बंगाल के शासक नुसरत शाह की सहायता से पुनः अपने पैतृक राज को प्राप्त करना चाहता था। बिहार में शेर खान भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था तथा मुगलों को भारत से निकालना चाहता था। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान भी गुजरात के शासक की सहायता लेकर दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। हुमायूं का सैन्य अभियान। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया। कालिंजर के किले पर आक्रमण के समय ही उसे यह सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। अतः कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेकर हुमायूं वापस आगरा लौट आया। 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं की सेना और महमूद लोदी की सेना के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई। नेक्स्ट है 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार किले का घेरा डाला। हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेर खान के अधीन था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खान एवं हुमायूं में एक समझौता हो गया। समझौते के तहत शेर खान ने अपने पुत्र कुतुब खान को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार कर लिया तथा बदले में चुनार का किला शेर खान के अधिकार में छोड़ दिया गया। 1534 ईस्वी में बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा एवं मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोहों को हुमायूं ने सफलतापूर्वक दबाया। 1535 से 36 ईस्वी में हुमायूं का गुजरात के शासक बहादुर शाह से सारंगपुर में संघर्ष हुआ। ऐसा माना जाता है कि मुगलों से संघर्ष के लिए बहादुर शाह ने टर्की के कुशल तोपची रूमी खान की सहायता से एक बेहतर तोपखाने का निर्माण करवाया था। हालांकि हुमायूं के खिलाफ युद्ध में बहादुर शाह की पराजय हुई और वह मांडू भाग गया। इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू एवं चंपानेर पर विजय के बाद मालवा एवं गुजरात उसके अधिकार में आ गए। कुछ समय बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के सहयोग से पुनः गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु फरवरी 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। 1537 ईस्वी में हुमायूं पूर्व की ओर बढ़ा और उसने चुनारगढ़ पर घेरा डाला, जहां कुतुब खान ने शेर खान की योजना के अनुसार हुमायूं को अधिक से अधिक समय तक रोक के रखने का निश्चय कर रखा था। 6 माह के बाद हुमायूं ने पूर्व का द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर अब कब्जा कर लिया था और बंगाल की ओर बढ़ा। गौड़ बंगाल की राजधानी थी के पास स्थानीय सरदारों से उसका युद्ध हुआ, जिसमें अत्यधिक मौतें हुई। इसी कारण हुमायूं ने इस जगह का नाम जमताबाद रख दिया। बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खान के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 27 जून 1539 ईस्वी को युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं एक भिश्ती निजाम की सहायता से अपनी जान बचाने में किसी तरह सफल रहा। ऐसा माना जाता है कि जिस भिश्ती की
सहायता से हुमायूं अपनी जान बचाने में सफल रहा था। उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए बादशाह बनाया और भिश्ती ने चमड़े के सिक्के जारी किए। इसका उल्लेख गुलबदन बेगम की रचना हुमायूंनामा में मिलता है। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने अपने को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। साथ ही अपने नाम से के खुतबे पढ़वाए तथा सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल और अस्करी की सहायता से बिलग्राम कनौज को जीतना चाहा, लेकिन हुमायूं की असफलता ने यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ा। हुमायूं की इस युद्ध में असफलता के बाद शेरशाह ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस तरह हिंदुस्तान की राज सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथों में आ गई। हुमायूं का निष्कासित जीवन। आगरा और दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो जाने के पश्चात हुमायूं सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला गया। अपने निर्वासित जीवन के दौरान ही हुमायूं ने मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में निकाह किया। कालांतर में अमरकोट के शासक के पास शरण लेने के कारण हमीदा बानो ने 1542 ईस्वी में मुगल राजवंश के महान सम्राट अकबर को जन्म दिया। हुमायूं द्वारा पुनः सिंहासन रूढ़ होने के प्रयत्न। निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1553 ईस्वी में शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। अतः ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपने राज्य प्राप्त का अवसर मिला। 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1555 ईस्वी में लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मछीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार हैबत खान एवं तातार खान के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। इस तरह संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। 1555 ईस्वी में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ। अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर शाह सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। हुमायूं की मृत्यु। हुमायूं के दूसरी बार बादशाह बनने के एक साल बाद जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग था। यह उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम की हुमायूं को अमूल्य भेंट थी। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और बाबर का काबुल में। हुमायूं का मूल्यांकन। राज्याभिषेक से लेकर हुमायूं अपने मृत्यु के समय तक संघर्षों में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहा। यही कारण है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद इतिहासकार लेनपुर ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। यह मुख्यतः रविवार को पीला रंग, शनिवार को काला रंग एवं सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता था। शेरशाह सूरी। इसका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। शेरशाह सूरी या शेर खान भारत में सूर्य राजवंश का संस्थापक था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में इतिहासकार कानूनगो के अनुसार 1486 ईस्वी में नरनौल परगने में हसन खान सूर की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था और उसके पिता को सहसराम और ख्वासपुर की जागीरें प्राप्त थी।
शेरशाह के प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर उसके पिता ने अपने जागीर प्रबंधन का कार्य उसे सौंप दिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ही वह इसे छोड़कर दौलत खान की सेवा में आगरा चला गया। 1522 ईस्वी में वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नियुक्त हुआ। यहीं पर शेरशाह द्वारा एक शेर को मार डालने के कारण बहार खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि दी तथा अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक नियुक्त किया। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में वह बाबर की सेना में शामिल हुआ एवं मुगलों के साथ लड़ा। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में वह महमूद लोदी के साथ हो गया, किंतु लड़ने के बजाय बाबर को निष्क्रिय रहने का संदेश भिजवाया। इसी समय बाबर ने हुमायूं को इसमें सतर्क रहने की सलाह दी। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं का शेरशाह सूरी से आमना सामना हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ और उसने शाही उपाधि शेरशाह सुल्तान ए आदिल धारण की। हुमायूं द्वारा अपने खोए क्षेत्रों की पुनर्प्राप्ति के क्रम में दोनों का टकराव चलता रहा। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में दोनों का आमना सामना हुआ। इस युद्ध में हुमायूं को पुनः हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ शेरशाह ने मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। अब इसका शेरशाह का राज्याभिषेक है। शेरशाह ने अपने शासन का विस्तार जारी रखा और कुछ ही समय में अपने राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम सिंध तक कर लिया। अब शेरशाह का राज्याभिषेक कालिंजर के युद्ध में विजय प्राप्त करके 1540 ईस्वी में शेरशाह का दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया। 68 वर्ष की आयु में 1540 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार उसने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूर्यवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर का प्रारंभिक जीवन व राज्याभिषेक। हुमायूं जब शेरशाह सूरी से पराजित हुआ तो कुछ समय के लिए उसने निर्वासित जीवन बिताया। इसी निर्वासित जीवन के दौरान 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ हमीदा बानो बेगम यानी हुमायूं की पत्नी से अकबर का जन्म हुआ। 3 वर्ष की आयु में अकबर की भेंट अपने पिता से पुनः हुई जब हुमायूं ने कंधार और काबुल पर अधिकार किया था। यहीं उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। अकबर को सर्वप्रथम औपचारिक रूप से गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हुमायूं ने उसे पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर अपने सबसे विश्वास पात्र बैरम खान को उसका संरक्षक बनाया। फरवरी 1556 ईस्वी के आसपास जब अकबर पंजाब में सिकंदर सुर्ख के दमन हेतु सैनिक कार्रवाई में व्यस्त था, उसी समय उसके पिता हुमायूं की असामयिक मृत्यु हो गई। पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कलानौर में हुमायूं की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर उसके संरक्षक बैरम खान ने फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर जब 13 वर्ष का था उसी स्थान पर ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक कराया। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा में पुनः सूरवंशी आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने अधिकार कर लिया। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पर मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने अधिकार कर लिया। हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और उसमें से एक में भी उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ा था। इसलिए आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। किसको? हेमू को। नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच पानीपत के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध को पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में हेमू जीत के करीब था, परंतु इसी समय एक तीर हेमू की आंख में लग गया, जिससे वह मूर्छित होकर हाथी के हौदे से गिर गया। उसके गिरते ही सेना में खलबली मच गई और हेमू की विजय पराजय में बदल गई। फलतः अकबर को दिल्ली व आगरा का शासक
बनाया गया। बैरम खान का संरक्षण काल 1556 से 1560 ईस्वी। हुमायूं ने जब अकबर को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया, उसी समय उसने अपने वफादार बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। बैरम खान फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित था। 1561 ईस्वी में बैरम खान अकबर के कहने पर मक्का जाने को तैयार हो गया। इसी यात्रा के दौरान पाटन गुजरात नामक स्थान पर मक्का जाने के क्रम में बैरम खान की हत्या मुबारक खान द्वारा कर दी गई। बैरम खान की हत्या के बाद अकबर ने उसकी विधवा सलीमा बेगम से निकाह कर लिया तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम को गोद ले लिया। आगे चलकर इसे भी खाने खाना की उपाधि प्रदान किया गया। अकबर ने पेटीकोट शासन या पर्दा शासन चलाया, जो कि 1560 से 64 ईस्वी तक था, लेकिन अन्य स्रोतों में यह 1560 से 1562 ईस्वी कहा जाता है। इस शासन में पेटीकोट शासन में मुख्यतः उसके रिश्तेदार व विश्वास पात्र लोग शामिल थे। इन वर्षों में अकबर के निर्णयों में इस समूह की विशेष भूमिका थी। इसमें माहम अनगा, उसका पुत्र आदम खान, जीजी अनगा और दिल्ली का राज्यपाल शिहाबुद्दीन प्रमुख थे। आदम खान एवं माहम अनगा की मृत्यु के बाद 1564 ईस्वी में ख्वाजा मुअज्जम को दिए गए मृत्युदंड ने इस गुट का प्रभाव शासन से पूर्णतः समाप्त कर दिया। पेटीकोट शासन के अंतर्गत मुगल सत्ता द्वारा मालवा व गोंडवाना का क्षेत्र जीत लिया गया। अब राजनीतिक अभियान आए अकबर का। साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया। अकबर के समय मध्य भारत में मालवा पर बाज बहादुर का शासन था। 1561 से 62 ईस्वी में बाज बहादुर पूरी तरह पराजित हुआ और लूट में अपार संपदा मुगलों के हाथ लगी। रूपमती बाज बहादुर की पत्नी ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की। बाज बहादुर मालवा से पलायित होकर कई राज्यों में घूमता रहा, किंतु अंततः वह अकबर का संरक्षण स्वीकारता है। उसे अकबर द्वारा 2000 का मनसब प्रदान किया गया। नोट: बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में है। आमेर एवं मिर्ता 1562 ईस्वी। अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इस प्रकार अपना राज्यक्षेत्र विस्तृत किया। आमेर के राजा भारमल या बिहारीमल ने राजपूत शासकों में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से किया। कालांतर में अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास को मुगल सेना में उच्च मनसबदार का पद प्रदान किया। 1562 ईस्वी में मेड़ता के दुर्ग पर अकबर ने अधिकार कर लिया, जो मारवाड़ की सीमा पर स्थित था। मेड़ता का दुर्ग एक जागीरदार जयमल राठौर के हाथ में था। 1562 ईस्वी में मेड़ता पर मुगलों का अधिकार होने के बाद जयमल ने भागकर मेवाड़ के राणा उदय सिंह के यहाँ शरण ली। गोंडवाना 1564 ईस्वी। मध्य भारत में गोंडवाना एक अन्य स्वतंत्र राज्य था। इस राज्य पर संग्राम शाह की विधवा रानी दुर्गावती के संरक्षण में उसके अल्पायु पुत्र वीर नारायण का शासन था। गढ़कटंगा पर विजय अभियान आसफ खान के नेतृत्व में शुरू हुआ, क्योंकि अकबर उस समय उज़्बेकों के विद्रोह का सामना कर रहा था। 1564 ईस्वी में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया गया। बाद में इस राज्य को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्र शाह को सौंप दिया। अमन दास ने रायसेन को जीतने में गुजरात के बहादुर शाह की मदद की थी, जिसने उसे संग्राम शाह की उपाधि प्रदान की थी। मेवाड़ 1567 से 68 ईस्वी। 1567 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का अभियान किया। कई महीनों तक यह अभियान जारी रहा। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर मुगलों द्वारा अधिकार कर लिया गया। हालांकि फिर भी राजा उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी
उदयपुर में मुगलों से प्रतिरोध जारी रखा। मुगलों को यहाँ कठिन संघर्ष करना पड़ा और यहाँ तक कि अकबर को जिहाद का नारा देना पड़ा। माना जाता है कि चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने यहाँ पर निर्दोष जनता के कत्लेआम का निर्देश दिया, जो उसके शासनकाल का एक कलंक माना जाता है। चित्तौड़ विजयोपरांत अकबर ने आगरा किले के बाहर हाथी पर बैठे जयमल एवं फतेह की मूर्तियाँ उनकी वीरता की स्मृति में स्थापित की। रणथंभौर 1569 ईस्वी। यहाँ पर सूरजन राय हाड़ा राजपूत का शासन था। अकबर ने मानसिंह को समझौते के लिए भेजा। सूरजन राय ने अकबर की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली, किंतु सशर्त मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे, दरबार में सिजदा नहीं करेंगे, दरबार में सशस्त्र प्रवेश की अनुमति। कालिंजर 1569 ईस्वी में। यहाँ बघेल राजा रामचंद्र का शासन था, उसने इसे मुगलों को सौंप दिया। यहाँ का राज्यपाल मजनू खान को बनाया गया। मारवेड़, बीकानेर एवं जैसलमेर 1570 ईस्वी में। मारवेड़, बीकानेर एवं जैसलमेर के शासक क्रमशः चंद्रसेन, कल्याणमल एवं हर राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। कालांतर में चंद्रसेन ने विद्रोह कर दिया, जिस कारण अकबर ने थोड़े समय के लिए मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नोट में है 1570 ईस्वी में के अंत तक मेवाड़ के अतिरिक्त अकबर के प्रभुत्व को न स्वीकार करने वाली 3 रियासतें थी: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसने गोगुंडा नामक स्थान पर राज्याभिषेक कराया। महाराणा प्रताप ने उदयपुर के बाद मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ स्थानांतरित की। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई, लेकिन पराजित होने के बाद भी मेवाड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खान एवं मानसिंह द्वारा, जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान सोल, अफगान एवं भीलों की संयुक्त सेना ने नेतृत्व किया। इसी प्रसंग में भामा शाह का त्याग भी महत्वपूर्ण था। अबुल फजल के अनुसार यह खामनौर का युद्ध था। नोट: महाराणा प्रताप ने गोगुंडा से हटकर चावड़ की नई राजधानी बनाई। यहाँ गुरिल्ला युद्ध का सफल प्रयोग हुआ। गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप, मलिक अंबर, शिवाजी और बाजीराव प्रथम ने किया। महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष पर प्रत्यंचा धनुष की डोरी चढ़ाने के दौरान हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र अमर सिंह शासक बना, जिसने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी। बाद में जहांगीर के साथ अमर सिंह सशर्त समझौता कर लेता है और इस तरह सभी प्रमुख राजपूत सियासतें मुगल प्रभुता स्वीकार कर लेती हैं। गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी। अकबर ने मध्य भारत तथा राजपुताना में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद 1572 ईस्वी में गुजरात पर अपना ध्यान केंद्रित किया। गुजरात में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इस समय वहाँ के छोटे छोटे राज्यों के बीच निरंतर आपसी वैमनस्य बना रहता था। गुजरात जहाँ एक ओर कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ था, वहीं दूसरी ओर वहाँ पर अनेक व्यस्त बंदरगाह थे, जिससे व्यापारिक केंद्रों के रूप में यह तेजी से विकास कर रहा था। शाहजहाँ के युग में ही दक्षिण भारत में मुर्शीद कुली खान ने कृषि विकास के लिए दहशाला व्यवस्था को अपनाया और इसीलिए उसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में 9 विशेष दरबारी थे, जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से जाना जाता है। बीरबल। बीरबल का जन्म कालपी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके बचपन का नाम महेश दास था। वह एक कुशल वक्ता, कहानीकार एवं कवि था। अबुल फजल। अबुल फजल ने आईन-ए-अकबरी और अकबरनामा जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। टोडरमल ने भूमि संबंधी सुधार कार्य किए एवं उसे
गुजरात का दीवान भी बनाया। तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन की प्रमुख गायन कृतियाँ मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार आदि हैं। मानसिंह, मानसिंह कछवाहा राजपूत आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल रहीम खान खाना, यह बैरम खान का पुत्र था, जिसे गुजरात विजय के बाद अकबर ने खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। इसने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया। फैजी, फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था तथा अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। उन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। मुल्ला दो प्याजा यह अकबर के सलाहकार थे। और हकीम हुकाम यह रसोई घर का प्रधान था। साथ ही लिपि पहचानने व कविता समझने में अपने समय का एक विशेषज्ञ था। जहांगीर, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी था। जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी मरियम उजमानी से हुआ था, इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम नूरिदुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से मुगल साम्राज्य का शासक बना। जहांगीर का राज्यारोहण विवादास्पद ढंग से हुआ था। अकबर के दरबार के कुछ सामंत जहांगीर की जगह उसके बड़े बेटे राजकुमार खुसरो को सम्राट बनाने के पक्ष में थे। उनमें राजा मानसिंह और मिर्ज़ा अजीज कोका प्रमुख थे। मानसिंह और मिर्ज़ा अजीज कोका के दल की संख्या कम होने के कारण शहजादा सलीम उत्तराधिकारी चुन लिया गया। अपनी मृत्यु के पूर्व स्वयं अकबर ने सलीम के सिर पर शाही ताज रखकर उसको राज्य का उत्तराधिकारी माना।